हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे 3rd प्रॉपर्टी, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स because the similarly charged colloidal particles repel one another and are thus prevented from coming close together to unit into bigger sized particles। गाइस, जैसे कि आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे करीब नहीं आएंगे और वो बिगर साइज नहीं बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाली जाती है। जब हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे करीब आएंगे और बिगर साइज के पार्टिकल बनाएंगे। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और बिगर साइज पार्टिकल बनाएंगे। When excess of electrolyte is added into the colloidal solution, गाइज जब हम colloidal solution के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो गाइज क्या होगा, आप एक बात को जहन में बिठाइए। अभी मैंने आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में डिफरेंस बताया था। डिस्पर्स्ड फेज हमारे क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्पर्जन मीडियम है और जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमारे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। ओके गाइस, द ऑलरेडी चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स टेक अप अपोजिटली चार्ज्ड आयन फ्रॉम द एडेड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट as a result of which the particles of the dispersed phase gets neutralized। गाइस, जैसे कि आपको पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। जब हमने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाली तो वो जो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट चार्ज भी अपने ऊपर ले लेंगे। जब इन्होंने अपोजिट चार्ज अपने ऊपर ले लिया, जैसे ही गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज, इसका मतलब क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो थे उन्होंने अपने ऊपर अपोजिट चार्ज ले लिया। पहले तो एक चार्ज था ही, अब उसका अपोजिट चार्ज अपने ऊपर ले लिया उन पार्टिकल्स ने। तो सेम चार्ज होने की वजह से उन पार्टिकल्स पर वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं एक बार और बताता हूँ, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज होगा। जब हमने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाली तो उन चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब एक ही पार्टिकल्स पे दोनों चार्ज होने की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और डिस्पर्स्ड फेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में गेट्स न्यूट्रलाइज। ओके, एंड दिस कॉज द नाउ अनचार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स टू कम क्लोजर। अब इसकी वजह से जब वो न्यूट्रलाइज्ड हो गए तो इसका मतलब क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स अनचार्ज हो गए, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब उनके ऊपर वो चार्ज नहीं है वो तो एक दूसरे करीब आएंगे, टू ग्रो इन साइज एंड हैंस गेट एग्रीगेटेड इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। वो एक दूसरे करीब आएंगे और साइज में ग्रो करेंगे और उसके बाद वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देंगे। ओके गाइज, आई होप आपको ये सारा फंडामेंटल समझ में आया हो। फंडामेंट जो भी मैंने आपको बताया फिनोमिना कैसे होता है कोगुलेशन का। ओके गाइज, द फिनोमिना ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय द एडिशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोएगुलेशन। गाइज, कोएगुलेशन क्या होता है, मतलब एक ऐसा फेनोमिना होता है जिसके अंदर गाइज हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट बना देते हैं।
कैसे बनाएंगे कोलोइडल पार्टिकल को प्रेसिपिटेट? उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे और उससे वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी फेनोमेना को कोएगुलेशन बोलते हैं। और गाइज कोएगुलेशन का मतलब ये भी होता है कि जो चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर से चार्ज को हटा देना, गायब कर देना, कोलोइडल पार्टिकल्स को अनचार्ज कर देने का ही मतलब कोएगुलेशन होता है। ओके गाइज, जैसे कि आपको मैंने अभी सारा पहले फेनोमेना बताया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में तो कैसे प्रेसिपिटेट बनता है। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं गाइस? कोएगुलेशन। आगे चलते हैं। एट लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। अब गाइस फ्लोकुलेशन क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाली बट मैंने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाली है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और इसको बोलेंगे हम फ्लोकुलेशन। दैट कैन बी रिवर्स्ड ऑन शेकिंग। अगर फ्लोकुलेशन हो गई, अगर मैं शेक करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब गाइस क्या है? जो पार्टिकल्स एक दूसरे करीब आ रहे थे वो दूर चले जाएंगे। अगर फ्लोकुलेशन के अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अगर मैं उसको शेक करूंगा तो शेक करने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे। एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड सिंपली बाय शेकिंग। और अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट की हायर कंसेंट्रेशन होगी तो वो कोएगुलेशन होगा और कोएगुलेशन रिवर्स नहीं होगा सिंपली शेकिंग से। ओके गाइज, आई होप आपको कोएगुलेशन का सारा फिनोमेना समझ में आया हो गाइज। अब पढ़ेंगे कोएगुलेशन वैल्यू। व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू? द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स that must be added to 1 liter of a colloidal solution so as to bring about its complete coagulation is called the coagulation value of the electrolyte. Guys, coagulation value क्या होती है? मतलब मान लीजिए हमारे पास दो बीकर हैं और दोनों बीकर के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है 1-1 लीटर का, और एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के 10 मिलीमोल्स चाहिए पूरा कोएगुलेट करने के लिए, और दूसरे बीकर के अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको कोएगुलेट करने के लिए 20 मिलीमोल्स चाहिए। तो किसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी? गाइस, जो हमारा फर्स्ट वाला बीकर है जिसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए 10 मिलीमोल्स चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है सेकंड के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि गाइस सेकंड वाले को 20 मिलीमोल्स चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के कोएगुलेट करने के लिए, बट फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ 10 मिलीमोल्स चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के कोएगुलेट करने के लिए। यहाँ पर यही लिखा हुआ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब 1 लीटर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, उसको कोएगुलेट करने के लिए, कोएगुलेशन के लिए कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, वो कोएगुलेशन वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जितने कम इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स होंगे 1 लीटर के कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, उतनी ही अच्छी कोएगुलेशन वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। गाइस, जितनी कम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू होगी कोएगुलेशन के लिए, उतनी ही ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं हार्डी-स्क्यूल्स रूल। The ions of the added electrolyte carrying opposite charge to that of salt particles are effective in causing the coagulation of the salt and are known as coagulating ion. Guys, हमें किसी भी सॉल्ट पार्टिकल्स, किसी भी सॉल्यूशन का हमें कोएगुलेशन करवाना है तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, बट जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालें उसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के ऊपर अपोजिट चार्ज होना चाहिए जो सॉल्ट का है। जैसे मान लीजिए हमारा जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, जो हम इलेक्ट्रोलाइट डालें उस पर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा सोल कोएगुलेट हो पाएगा। ओके, और मान लीजिए अगर जो हमारा सोल है वो पॉजिटिव है तो हम वो वाली इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो नेगेटिवली चार्ज हो, तभी वो हमारा कोएगुलेट हो पाएगा वो सोल। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालें सोल के अंदर तो उस इलेक्ट्रोलाइट पे अपोजिट चार्ज होना चाहिए जो सोल के पार्टिकल्स पे चार्ज है। ओके गाइज, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया हो। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन कॉजिंग कोएगुलेशन। ओके गाइज, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हों।
सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर ये बताया गया है सेकंड पॉइंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन कॉजिंग कोएगुलेशन। आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आई हो। अब आगे चलते हैं गाइज, अब पढ़ेंगे लायोफोबिक सोल हो और लायोफिलिक सोल हो तो उनका कोएगुलेशन करवाना है तो कौन कौन से प्रोसेस को अपनाएं। जैसे कि गाइज हमें करवाना हो कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल इज डन बाय, अगर मुझे लायोफोबिक सोल का कोएगुलेशन करवाना है तो गाइज 5 मेथड होते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि अभी हमने देखा था कोएगुलेशन के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो आप सोल के अंदर तो वो कोएगुलेट हो जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस गाइज आपको पढ़ा चुका हूं। बॉइलिंग, आप लायोफोबिक सोल को बॉयल करिए, उससे भी लायोफोबिक सोल जो होगा कोएगुलेट हो जाएगा। मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स, गाइज 2 लायोफोबिक सोल होने चाहिए, एक लायोफोबिक सोल जो हो वो पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, आप दोनों को मिक्स कर दीजिए और दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को खा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को। ओके गाइज, लास्ट इज डायलिसिस। अब गाइज बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज डन बाय, अगर लायोफिलिक सोल है उसका कोएगुलेशन करवाना है मुझे तो मैं क्या क्या करूंगा, एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करवा दो तो अभी लायोफिलिक सोल जो होगा वो कोएगुलेट हो जाएगा। सेकंड इज एडिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, अल्कोहल या फिर एसीटोन। ओके गाइस, क्योंकि लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सॉल्वेंट डाल सकते हैं और अल्कोहल एसीटोन सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, व्हेन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज व्यूड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप द कोलॉइडल पार्टिकल्स appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view. This zigzag motion of colloidal particles in the dispersion medium is called Brownian movement after the name of its discoverer रॉबर्ट ब्राउन। गाइज, कोलॉइडल सॉल्यूशन को जब भी हम देखेंगे पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर तो हम ये देखेंगे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो जिगजैग मोशन में होंगे, और वो जिगजैग मोशन में होंगे, इस जिगजैग मोशन को ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं गाइज। ओके, आई होप आपको ब्राउनियन मूवमेंट समझ में आई हो। जब भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन में होंगे और इसी जिगजैग मोशन को गाइज ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये जो जिगजैग मोशन होता है ये डिपेंड नहीं करता कोलॉइडल पार्टिकल के नेचर पे। कोलॉइडल पार्टिकल का कैसा नेचर है, ये ब्राउनियन मूवमेंट का मोशन जो होता है, ब्राउनियन मोशन बोलो या ब्राउनियन मूवमेंट बोलो, ये डिपेंड नहीं करता कोलॉइडल पार्टिकल के नेचर पर। It is more rapid when the size of the particles is small and solution is less विस्कस। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है ये फास्ट होगी, रैपिड होगी, स्पीड में होगी अगर जो हमारा पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा हो और जो हमारा सॉल्यूशन है वो लेस विस्कस हो। ओके गाइज, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा, वो ईमेल आईडी है गाइज khanclasses7@gmail.com। ओके गाइज, आप यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स आप सेंड करिए उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइज। ये जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है गाइज, बट मैंने इसका आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। अब आने वाली कुछ वीडियो में इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन गाइज डायरेक्ट होते हैं थ्योरी से, आप देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। अब आने वाली कुछ वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए गाइज बाय।